हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं और अभी हम फिलहाल डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब संक्रमण तत्वों के गुण, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और उसके धात्विक गुणों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक के बारे में। तो देखते हैं संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे गलनांक के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए संक्रमण धातुओं के गलनांक जो है बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। डी ब्लॉक में जो टंगस्टन होता है, ठीक है, ये जो है तृतीय श्रेणी का है, ठीक है, तृतीय संक्रमण श्रेणी का होता है। तो टंगस्टन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है संक्रमण धातुओं में या फिर संक्रमण तत्वों में। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है और बाकी सबका इसकी तुलना में कम होता है। ठीक है, बट बेसिकली क्या है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जितने भी संक्रमण धातु हैं उनके गलनांक जो है उच्च होंगे। उसका रीज़न क्या है, तो देखिए यहाँ पे रीज़न भी बताया गया है कि अंतरापरमाण्विक धात्विक बंध में NS इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त N-1 डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन की भागीदारी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संक्रमण धातुओं या संक्रमण तत्वों में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया, एक होता है धात्विक बंध और एक होता है ससंयोजी बंध। ओके, तो धात्विक बंध कब होता है, NS के कारण, और जो ससंयोजी बंध होता है वो डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इस प्रकार से NS इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त डी कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी भागीदारी लेते हैं। इसके कारण इनका जो गलनांक है वो उच्च हो जाता है। ओके, या फिर सीधे सीधे कहूँ तो क्या कह सकते हैं कि धात्विक बंध के साथ साथ कुछ सहसंयोजक बंध भी उपस्थित होता है। देखिए केवल यहाँ पे Mn मतलब मैग्नीज तथा टेक्नीशियम के अपवादों को छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं। मतलब जिनका D5 विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, D5 होगा, उनका गलनांक जो है उच्च माना जाएगा, इन दोनों को छोड़ के। ठीक है, इनका भी देखिए मैग्नीज का भी आप देखेंगे तो इसका भी D5 रहता है, ठीक है, इसका भी D5 रहता है, तो इनका भी उच्च होना चाहिए इस हिसाब से। तो बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये इस विन्यास पे स्थायी हो जाते हैं, और चूंकि स्थायी हो जाते हैं तो इनको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही इनको सहसंयोजक बंध बनाने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनका जो गलनांक होगा वो अन्य तत्वों के तुलना में कम होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी संक्रमण धातु होंगे वो D5 अगर उनका विन्यास है तो उनका गलनांक का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा या अधिक होगा। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे गलनांक उसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वथनांक, जिसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो संक्रमण तत्वों के क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, जैसे कि गलनांक उच्च होता है उसी तरह संक्रमण तत्वों के क्वथनांक भी उच्च होते हैं। इसका रीज़न क्या है, तत्वों के परमाणु आपस में प्रबल बंध द्वारा आकर्षित रहते हैं और इसलिए इनको तोड़ने के लिए क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे जो परमाणु और परमाणु के बीच जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इनको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इसलिए क्या है, क्वथनांक का मान भी अधिक होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है एक ग्राफ, ठीक है, गलनांक का। तो यहाँ पे देखिए ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये है द्वितीय संक्रमण श्रेणी और ये है थर्ड वाला संक्रमण श्रेणी। ठीक है, 3 श्रेणियाँ यहाँ पर हैं संक्रमण तत्वों की। तो ये जो फर्स्ट वाले में देखिए, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ तक क्या हो गया, गलनांक का मान बढ़ रहा है। फिर देखिए सडनली Mn मतलब मैग्नीज पे क्या हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये D5 वाला विन्यास है और D5 में ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, जिसके कारण ये किसी से बंध निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आयरन, आयरन के लिए थोड़ा सा मान ऊपर उठा, फिर यहाँ पे देखिए स्थिर है ना, स्थिर है। फिर उसके बाद निकिल के बाद ये जो है कॉपर तक क्या हो गया, डाउन हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो और बाकी श्रेणी का भी जब अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का है। यहाँ पे टेक्नीशियम का मान देखिए यहाँ पे कम हो रहा है Mn की तरह। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो टंगस्टन है, W मतलब क्या है, टंगस्टन, तो टंगस्टन का मान सबसे ज़्यादा है गलनांक का। ठीक है, इसका रीज़न देख लेते हैं।
मैंने अभी आपको बताया, इसको एक बार बुक से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, संक्रमण तत्वों के जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको आरेख से स्पष्ट हो रहा है कि गलनांक अपने उच्चतम मान के बाद क्या होता है, पुनः कम होते जाता है, ठीक है। एक बार देखिए अप हो रहा है, फिर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अपवाद के रूप में मैग्नीज तथा टेक्नीशियम है, जिनके गलनांक जो है अप्रत्याशित रूप से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इस पोजीशन पे जहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ पे इनको हाई होना चाहिए, बट ये लोग क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया हुआ है। स्पष्टीकरण क्या है, उच्च परमाणुकरण ऊर्जा सिद्ध करती है कि संक्रमण धातु में प्रबल धात्विक बंध होते हैं, ठीक है। जितने भी संक्रमण धातु हैं उनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक फोर्स होता है, जिसके कारण उनका गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। जब हम देखेंगे किसी निश्चित श्रेणी में D5 विन्यास, ठीक है, D5 में क्या होते हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा है, क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो 5 और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता क्या होती है, घटने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे हम श्रेणी में आगे बढ़ेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, गलनांक भी इसीलिए घटते जाता है, ठीक है। ये जो ग्राफ आपको डाउन होता दिख रहा है, ठीक है, ये जो डाउन होता दिख रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम होती जाती है। इसके कारण क्या होता है कि गलनांक भी कम हो जाता है, ठीक है, निम्न हो जाता है। अब अगर हम बात करें प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व की, तो उसमें मैग्नीज जो है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में टेक्नीशियम, ठीक है, और तृतीय संक्रमण श्रेणी में जो रेनियम है, Re, ठीक है। कहाँ है रेनियम, यहाँ पे। तो रेनियम में गिरावट होती है, लेकिन यह गिरावट लगातार आगे तक जारी रहती है। यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, ये लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक है, डाउन होते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित अवस्था मतलब D5 होने के कारण इसमें अतिरिक्त स्थायित्व आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैं इसको स्टार्ट की थी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ जो तत्व है अफबाऊ के नियम का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो स्थायी होने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए D5 होने के कारण उसमें स्थायित्व आ जाता है, और स्थायित्व होने के कारण वो सहसंयोजी बंध बनाने और धात्विक बंध बनाने में क्या होंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और जिसके कारण क्या होगा, उनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो D10 वाले होते हैं, जैसे कि जो लास्ट वाले तत्व है, जैसे कि जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, ठीक है, इनके जो D कक्षक होते हैं वो पूरी रूप से भरे होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि D10 विन्यास वाले पूर्ण इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होने के कारण जिंक, कैडमियम तथा मरकरी में तो सहसंयोजी बंध की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उनके D कक्षक ऑलरेडी भरे हैं, वो ना तो लेंगे ना तो देंगे, ठीक है। इसलिए इनका जो गलनांक होता है वो दूसरों के कंपैरिजन में क्या होता है, न्यूनतम होता है। यहाँ पे देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट है, इसका सबसे कम है जिंक का, ठीक है। कैडमियम का भी आप देखेंगे तो इसका इनके तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, जिसके पास जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका गलनांक क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। मेन पॉइंट बस यही है। तो आज के लिए सिर्फ ये 2 टॉपिक, गलनांक और क्वथनांक। कल के वीडियो में हम परमाणविक आयतन और घनत्व के बारे में पढ़ेंगे।